जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, जिसका नाम है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में हम लोगों ने सब चीज़ देख लिया। जैसे ही मुगल साम्राज्य जो था, यानी बाबर से लेकर के और जो अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, वहाँ तक की घटना को हम लोगों ने देखा। यानी 1526 से लेकर के और 1857 तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अंतिम शासक था उस वहाँ तक की कहानी को हम लोग देख चुके हैं। बाकी जो कहानी है वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते क्या है कि जो भी मुगल शासक आया, वास्तविक रूप से जो कह सकते हैं कि जो मुगल शासक जो किसी क्षेत्र में जिसने कुछ कार्य किया, तो वह पूर्ववर्ती मुगल शासक थे, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक। लेकिन उसके बाद के शासक तो उतने योग्य थे नहीं। तो जो भी शासक थे, जैसे बाबर आया, तो बाबर जो था वह युद्ध कला में काफ़ी माहिर व्यक्ति था। तो उसके बाद आया हुमायूं था। तो हुमायूं का जीवन तो मतलब इस कहीं अस्थायी रूप से रहा नहीं, वो भटकता रहा। उसके बाद आया अकबर को कहा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से संस्थापक अगर कहा जाए तो वह है अकबर। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जहांगीर चित्रकला के क्षेत्र में वह काफ़ी माहिर था। शाहजहाँ स्थापत्य कला के क्योंकि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, या जिसने विस्तार किया, जिसने कार्य किया प्रशासनिक क्षेत्र में, वह था अकबर। तो इसने इस मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं कि मुगल जो समय चल रहा था, मुगल का जो समय चल रहा था, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि मुगल साम्राज्य में जो भी शासन व्यवस्था होती थी, उस सभी चीज़ों का सब जो अधिकार होता था, जो वह था किसके पास? सम्राट के पास, बादशाह। यानी सबसे जो ऊंचा व्यक्ति था वह कौन था? बादशाह था। तो इसके समय देखते क्या है कि जो साम्राज्य जो करने का, जो शासन करने का तरीका था, इसने क्या किया था, एक पूरे साम्राज्य को बांट दिया था। जैसे हम लोग वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो भारत एक देश है, भारत देश के 28 राज्य है, फिर हर राज्य के क्या है, अलग अलग जिले हैं, जिले में क्या है, प्रखंड है, अनुमंडल है, ब्लॉक है। इस तरह से जो भी क्या किया, टुकड़ों में बांटा गया। ठीक उसी तरह क्या किया गया है कि इस मुगल काल में भी क्या किया गया था, साम्राज्य को बांटा गया था। ठीक ना। देखिए, सबसे जो ऊपर था वह था साम्राज्य। इस साम्राज्य को किस में बांटा गया था? सूबा में। सूबा यानी कि हम लोग यह भी बोल सकते हैं प्रांत या फिर राज्य, जिसको वर्तमान में हम लोग बोलते हैं। उसके बाद सरकार, और उसके बाद परगना। सरकार बोला जाता था किसको? जिला को। जैसे वर्तमान में जो जिला है हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो उस समय जिला लेवल का जो क्षेत्र था उसको सरकार बोला जाता था। जो प्रखंड लेवल पे जो हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल पे, तो प्रखंड लेवल पे जो विस्तार था उसको परगना बोला जाता था। और सबसे छोटा जो विस्तार था वो क्या था? ग्राम। वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है? ग्राम। तो ठीक उसी तरह इसने भी क्या किया था, अपने साम्राज्य को बांटा था। साम्राज्य सूबा में बटा हुआ था। सूबा जो है सरकार में, सरकार से परगना, परगना से गांव। ठीक है। वर्तमान में यदि बात की जाए सूबा यानी प्रांत, हम लोग वर्तमान में भी देखिएगा कि पेपर में कहीं कहीं प्रांत के जगह सूबा लिखता है, सूबे लिखता है। तो वही था सरकार। हम लोग जैसे वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिला, तो उस समय वहाँ पे सरकार बोला जाता था। इस तरीके से इसने बांटा था। जो साम्राज्य होता था, तो जैसे जो भारत है, देश है, तो उसी तरह समझिए कि जो साम्राज्य होता था उसका जो शासक हुआ उसको कहते थे बादशाह। जो निर्णय, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का अधिकार था किसके पास? बादशाह के पास। जो सूबा होता था प्रांत, उस जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, राज्य की बात करें, तो राज्य का जो प्रधान व्यक्ति कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक उसी तरह उस समय सूबा जो होता था उसका जो प्रधान कौन होता था? उसको सूबेदार कहा जाता था। जो हेड होता था सरकार का, जो हेड होता था उसको फौजदार कहा जाता था। जो परगना का हेड होता था उसको सिकदार, और जो ग्राम का हेड होता था उसको मुकद्दम कहा जाता था। तो यह जो नाम उस समय दिया गया था कि जो सूबा का जो हेड होगा उसको सूबेदार, सरकार का जो हेड होगा उसको फौजदार। ठीक ना। और इस तरह से क्या किया गया था? बांटा गया था। ये सभी जो होते थे कि सरकार का जो फौजदार होता था यह भी एक सैन्य अधिकारी होता था। सिकदार जो होता था यह भी एक सैन्य अधिकारी होता था। यह भी क्या होता था? यह भी कोई अधिकारी ही होता था, यह भी मुख्य अधिकारी। क्योंकि इस समय क्या बोलते हैं, किसी भी अगर कहा जाता ना कि राजस्व का वसूली यदि यदि बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्राम से। यहीं से क्या होती है? राजस्व की वसूली यहीं से शुरू होती है। तो इस समय क्या था कि सभी को, आखिर कोई चीज़ बटेगा तो उसका कोई ना कोई तो हेड होगा।
तो इस जो सरकार में जो सूबा बटा, जो सरकार बटा, परगना में बटा, उन सब का एक एक व्यक्ति को हेड बनाया गया था और उसके अंतर्गत उस व्यवस्था को चलाने के लिए जितना बड़ा साम्राज्य, तो उस हिसाब से उसकी व्यवस्था को बनाना पड़ता था। तो उस हिसाब से क्या होता था, और भी लोग इसमें रहते थे। तो इस तरीके से क्या था, इस साम्राज्य को बनाया गया था। ठीक, उसके बाद देखते क्या है कि इसने साम्राज्य तो बनाया, समाज में लगाने के लिए हर एक व्यक्ति को लगा दिया कि कहाँ से मान लीजिए राजस्व वसूली करने, तो वह व्यक्ति कौन करेगा, ग्राम से कौन करेगा, फिर यहाँ से किस या परगना में जाएगा, फिर परगना से सरकार, इस तरीके से उसने अपनी व्यवस्था को बनाए रखा था। तो इसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि जब उसका दरबार होता था, जो बादशाह होते थे, उसमें बहुत सारे पद हुआ करते थे। ठीक ना, उस पद के बारे में देखते हैं क्या कि किस पद का कौन से कार्य होते थे, उस पद को किस नाम से जाना जाता था, प्लस क्या है कि इस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बादशाह, सबसे पहले देखते हैं बादशाह हम लोग जानते हैं, बादशाह शासक सबसे सर्वोपरि। उस समय संपूर्ण शक्तियों का एक अधिकार किसके पास होता था, बादशाह के पास। कोई भी निर्णय लेना है तो वह कौन लेता था, बादशाह। मतलब कार्य तो ये लोग भी करते थे, लेकिन अंतिम रूप से यदि बात की जाए कि अंतिम निर्णय किसका होता था, तो वह होता था बादशाह का। उसके बाद देखते हैं वजीर, राजा और प्रशासन के बीच की कड़ी होती थी, कौन, वजीर। या फिर इसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो कार्य करता था वह कौन करता था, वजीर। मीर बख्शी, सेना विभाग का जो प्रधान होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था, और धार्मिक विभाग का जो प्रधान होता था उसको सद उस सुदूर। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी का एक अधिकारी तो नियुक्त किया गया था, लेकिन उन सभी का हेड कौन होता था, बादशाह। उन सभी का निर्णय का जो अंतिम निर्णय होता था वह कौन होता था, बादशाह। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। भले ही सेना विभाग का, जैसे हम लोग वर्तमान में यदि कहा जाए कि सेना विभाग में जो रक्षा मंत्री होते हैं, तो क्या वो रक्षा मंत्री किसी युद्ध में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक उसी तरह इस समय यहाँ पे भी जो जैसे मीर बख्शी देखते हैं, सेना विभाग का प्रधान है, तो ये युद्ध में भाग नहीं लेते थे, लेकिन सेना में किसको नियुक्ति करना है, वेतन किसको देना है, किस प्रकार की व्यवस्था रखना है, ये सभी कार्य कौन देखते थे, ये देखते थे। ठीक ना, तो इसीलिए ये क्या होता था, विभाग का प्रधान होते थे, ये युद्ध में भाग नहीं लेते थे। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। धार्मिक विभाग का प्रधान सद उस सुदूर। मुख्य न्यायाधीश जो होते थे कजी उल कुतान, कुजात, कजी उल कुजात। तो यह जो होता था मुख्य न्यायाधीश होते थे। इसका यह मतलब नहीं होता था कि जो न्याय का काम यही करते थे। न्याय का काम किसका था, बादशाह का। लेकिन इस एक अधिकारी के रूप में एक होता ना कि कार्य को देखने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ना हो कि किसी को अन्याय हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए किसको रखा गया था, एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था, जिसको कहा जाता था कजी उल कुजात। नैतिक आचरण का अधिकारी जिसको कहा जाता था मुहतसिब। नैतिक विचार का अधिकारी, नैतिक आचरण का जो अधिकारी होता था, मतलब क्या है कि यदि किसी चीज़ को लागू किया गया कि आपको सरकार द्वारा यह नियम आया, आपको यह चीज़ लागू करना है, तो यह इसका कार्य था कि लोगों में यह देखना कि कोई उस चीज़ का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। नैतिक विचारधाराओं के साथ, धार्मिक विचारधाराओं के साथ लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यह देखने का काम किसका था, मुहतसिब का। ठीक, तोपखाने का प्रमुख, तोपखाने का जो मुगल के समय बाबर ही सबसे पहले क्या किया, तोप लेके आया था, तो उस समय से ही तोप चल रहा है। तो तोपखाने का जो प्रमुख होता था उसको मीर ए आतिश कहा जाता था। और जो रसोइया होते थे, जो शाही दरबार में रहते थे, शाही रसोइया, उसको कहा जाता था मीर ए समा। ठीक ना, और जो गुप्तचर प्रधान होता था उसको कहा जाता था बरीद या दरोगा ए डाक चौकी, किसको कहा, गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। और भू राजस्व जो अधिकारी वसूल करते थे उसको अमल गुजार कहा जाता था। तो उस समय क्या था कि यह जो केंद्रीय प्रशासन जो चलता था उसमें इतने नहीं और भी व्यक्ति हैं, इन सभी को क्या किया गया, एक नाम दिया गया। ठीक ना, कि अगर जैसे मान लिया जाए कि यदि बात की जाए कि वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, इसके समय भी वित्त मंत्री कोई ना कोई होगा जो इससे जितने भी भू राजस्व से संबंधित कार्य है, जो भी पैसा से संबंधित कार्य है, वो देखते होंगे। तो उनको क्या कहा जाता था, वर्तमान में हम लोग बोलते हैं वित्त मंत्री, तो इसके समय में क्या कहा जाता था, ये उसके बारे में है। तो इस तरह से उसने केंद्रीय प्रशासन को बांटा था। ठीक उसी तरह इसने क्या किया था, जैसे केंद्र में था तो उसी तरह यह चीज़ सरकार में भी था, सूबा में भी था। तो सूबा का जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, सूबेदार। अब यह जो हेड होता था, जिसका यह मतलब नहीं कि इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, मतलब इसमें भी वजीर होगा, इसमें भी मीर बख्श होगा, नहीं। इसमें क्या था कि इसमें भी कुछ जो जैसे सैन्य प्रमुख है उसके नीचे जो भी कार्य करने के लिए जो भी लोग चाहिए, उन सभी को क्या इसमें भी थे,
कुछ इसमें भी थे, कुछ इसमें भी थे और कुछ इसमें भी थे। अब भू राजस्व का काम यहाँ भी होगा, ग्राम में भी होगा, तो यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, परगना में भी होगा तो यहाँ भी कुछ लोग थे भू राजस्व के। तो इस तरीके से क्या था कि सभी क्षेत्रों में बांटा गया था, जिनका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में सभी लोग कार्य करते थे। अब देखते हैं जब प्रांतीय प्रशासन की यदि बात की जाए कि प्रांत के बारे में, तो प्रांतीय प्रशासन में देखते क्या है कि अकबर के समय तो प्रशासन व्यवस्था शुरू हुई थी। सबसे अकबर के समय जो प्रांत थे, जो सूबा थे, यानी कि जो राज्य बोल सकते हैं, वह पहले 12 थे, लेकिन अंतिम समय तक, यानी कि जब अकबर की मृत्यु होने से तक की जो है सो इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 15। यानी अकबर के समय में 12 से कितना हो गया था, 15 सूबों की संख्या, यानी कि राज्य की संख्या। शाहजहाँ के समय कितना हो गया था, 18। और यदि पूछे कि सबसे अधिक किसके समय में था सूबों की संख्या राज्य, तो वह 20 या 21, कहीं 20 कहीं 21 भी होता है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था कि जो औरंगजेब आया था, तो औरंगजेब ने दक्षिण के क्षेत्र में काफ़ी आधा समय लगभग दक्षिण के क्षेत्र में बिता दिया। तो औरंगजेब जो था और अपने समय में सबसे ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब नॉर्मल सी बात है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो इस नॉर्मल सी बात है उसका क्षेत्र बढ़ेगा। तो इसीलिए औरंगजेब के समय क्या था कि 20 या 21 जो है सूबों की संख्या थी सबसे अधिक। अब चलते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में एक मनसबदारी व्यवस्था था। मनसबदारी व्यवस्था क्या होता है, जिसका अर्थ होता है श्रेणी या पद। यह एक सैन्य प्रशासन से संबंधित था, यानी कि सही से सैन्य प्रशासन चले, इसके लिए इसने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। इस अबुल फजल जो एक पुस्तक लिखी थी, अबुल फजल ने उस पुस्तक में यह मेंशन किया कि 33 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो सैन्य जो टुकड़ियाँ जो होती थी उसको 33 प्रकार के 33 वर्ग में, प्रकार नहीं बोल सकते, 33 वर्ग में बांटा गया था। अब पता नहीं किस रूप में बांटा गया होगा, आप ये सोच सकते हैं कि 33 प्रकार से बांटा गया था, जिसको बाद में क्या किया गया था कि जात और सवार में भी इस पद को शामिल किया गया। जात मतलब होता था एक रैंक, जैसे हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, तो उस तरह से क्या किया था, जात में बांटा था। और सवार यानी कि घोड़ा पद, मतलब कि अगर कोई सैन्य टुकड़ी है तो घुड़सवार सैनिक क्या एक अलग ही वो किया था, एक सैन्य टुकड़ी बनाया था। तो इसने क्या किया था कि इन मनसबदारी व्यवस्था में बाद में जात और सवार, यानी सभी के पास तो मान लीजिए जो सैनिक है, सभी के पास तो सैनिक नहीं होगा। हम लोग देखते हैं किसी के पास राइफल होता है, किसी के पास डंडा होता है। तो ठीक उसी तरह क्या था, उस समय भी इसने जात और सवार में क्या किया था, इस पद को शामिल किया था। लेकिन जहांगीर के समय क्या किया था, इसी मनसबदारी व्यवस्था में इसने एक चीज़ क्या कर दिया, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था लागू किया। यानी कि इसमें 2 घोड़ा और इसमें 3 घोड़ा की व्यवस्था किया। और इस तरीके से क्या किया कि सैन्य व्यवस्था को, सैन्य टुकड़ियों को क्या क्या अलग अलग वर्ग में विभाजित किया था मनसबदारी व्यवस्था में। इसमें क्या देखते हैं कि जो सैन्य व्यवस्था जो था इस मुगल प्रशासन में, तो एक मनसबदारी सैनिक होते थे, जो मनसबदार या जिसको सैनिक सिर्फ नॉर्मल भाषा में सैनिक बोलते थे, वो कौन होते थे, मनसबदार के सैनिक। और जो शासक के जो सैनिक होते थे, जो शासक के अपने सैनिक होते थे, उसको अहदी सैनिक कहा जाता था, जो बादशाह के सैनिक होते थे। बादशाह के जो सैनिक होते थे उसको अहदी सैनिक कहा जाता था, और जो नॉर्मल सैनिक होते थे वो कौन होते थे, वो मनसबदार के सैनिक होते थे। ठीक, अब इसकी सेना में घुड़सवार सेना थी, पैदल सेना थी, हाथी सेना थी, तोप चलाने वाली सेना थी, तीर चलाने वाली सेना थी। इस तरीके की सेना क्या थी, इसमें शामिल थी इसकी सैन्य प्रशासन में। यदि इसकी बात की जाए मुगल प्रशासन में भू राजस्व की यदि बात की जाए, तो भू राजस्व के सबसे जो क्या बोलते हैं, आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता था वो क्या होता था, भू राजस्व होता था, लगान वसूल करना। तो इसके समय में भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। और इसमें जाब्ती प्रणाली और धर्मशाला प्रणाली जो हम लोगों ने अकबर के समय में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि उपज के आधार पे टैक्स, कहीं पे उपज तो हो रही है तो उपज के आधार पे, कहीं कहीं पे क्या होता है कि उपज 1 साल हो रही है, 2 साल नहीं हो रही है, तो फिर उसमें क्या था कि जमीन के माप के आधार पे। तो इस तरीके से उसने जाब्ती प्रणाली और धर्मशाला व्यवस्था को भी चलाया था। ठीक, यह राजस्व का एक स्रोत था। अब देखते क्या है कि जब जमीन सभी जगह उस पूरे साम्राज्य में, जो जहाँ तक उसका विस्तार था साम्राज्य का, सभी जगह जमीन एक जैसा नहीं, उपजाऊ भी एक जैसा नहीं होगा।
भूमि भी एक जैसा नहीं है। तो इसके लिए इसके समय में क्या किया गया था, भूमि के प्रकार बांटे गए थे मुगल प्रशासन में, वो 4 प्रकार के। एक पोलज, पोलज जो भूमि होता था, जो प्रतिवर्ष जो हमेशा जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको पोलज जो है सो भूमि कहा जाता था। और जहाँ पर 1 से 2 वर्ष यानी 1 साल हुआ, फिर गैप, फिर 1 साल हुआ, तो इस तरीके की भूमि को प्रति भूमि कहा जाता था। और जहाँ 3 से 4 साल, 3 साल हुआ फिर नहीं हुआ, फिर 3 साल हुआ, मतलब 3-3 साल गैप करके होता था, आज हुआ फिर 3 साल नहीं हुआ, फिर 3 साल हुआ, फिर इस तरीके से जो होता था उसको चाचर भूमि कहा जाता था। और जहाँ कृषि न के बराबर, जहाँ उपजाऊ बहुत कम होती थी, जहाँ 5-6 साल पर एक बार हुई खेती, उसको बंजर भूमि कहा जाता था। तो इस तरीके से क्या था कि भूमि को भी इसने बांट रखा था, क्योंकि इसके समय में एक जैसा भूमि नहीं था, जिसके कारण इसने जाब्ती प्रणाली और धनशाला व्यवस्था को भी लाया था। यही कारण था इसको लाने का, क्योंकि सभी के ऊपर एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकते। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास चाचर भूमि है, किसी के पास पोलर भूमि है, किसी के पास प्रति भूमि है, तो सभी के पास जब एक जैसी भूमि नहीं है तो उपजाऊ एक जैसी नहीं होगी, तो सभी से एक जैसा टैक्स कैसे वसूला जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि किसानों के प्रकार इसमें बांटे गए थे कि जो भी भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था, तो सबसे पहले ज़मीन एक जैसी नहीं होती थी। उसके बाद जो किसान लोग थे वो लोग क्या करते थे कि जिनका अपना अस्थाई जो ज़मीन होता था उसको खुदकाश कहते थे। जो अपने गांव में ही भूमि पर खेती करते थे उसको खुदकाश कहा जाता था। और जो दूसरे गांव की भूमि में, यानी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जब खेती करते थे उसको पाही कास्ट कहा जाता था। और जो किसान जो बटैया पे लेते थे, दूसरे की भूमि लेकर के तब कृषि करते थे, उसको मुजारिन कहा जाता था। ठीक ना, जो किसी क्या होता था, भूमि किराए पर लेकर के दूसरे गांव में दूसरे गांव में क्या होते थे, कृषि करते थे, और जो अपने खेत में कृषि करते थे। तो इस तरीके से 3 प्रकार के क्या गया था, बांटा गया था किसानों के प्रकार से। अब यदि बात की जाए मुद्रा व्यवस्था की, कि आखिर उसके समय मुद्रा व्यवस्था क्या थी, इस मुगल प्रशासन की मुद्रा व्यवस्था क्या थी। हम लोग किसी प्रस्तुत शासक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग संपूर्ण मुगल शासक के देख रहे हैं कि मुगल प्रशासन में कैसे कैसे किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया गया था। इसमें क्या देखते हैं कि मुद्रा व्यवस्था में क्या देखते हैं कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, सिक्का के बारे में। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं सिक्का, दूसरा धातु, और तीसरा क्या है, शासक। यानी किस तरह की धातु का सिक्का किस शासक काल के, किस शासक के समय में था। बाबर के समय में भी एक सिक्का चला था जो चांदी का सिक्का था, जिसको शाहरुख कहा जाता था। अकबर के समय में भी सिक्का चला था सोना का सिक्का, जिसको एक को मोहर, संसब, यह काफ़ी एग्जाम में पूछता है, और इलाही। 3 प्रकार की सोना का सिक्का चला था किसके समय में, अकबर के समय में। और हुमायूं को तो जानते ही हैं कि हुमायूं तो कोई अस्थायी शासक कर नहीं पाया। फिर अकबर के समय में ही अकबर ने क्या एक चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसको जलाली कहा जाता था। और जहांगीर के समय कौन सा सिक्का, तांबा का सिक्का चला था, जिसको निसार कहा जाता था। और शाहजहां के समय तांबा का सिक्का चला था, जिसको आना, अधेली और दमड़ी कहा जाता था। तो इस तरीके से क्या गया था, सिक्का चलाया गया था। और यह भी कहा जाता है कि अकबर के समय देखिए, अकबर के समय सिक्कों पर राम सीता की आकृति, और जहांगीर के समय क्या था कि सिक्का पर राजा की आकृति आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो मुद्रा व्यवस्था थी, सभी शासक ने उस समय चांदी, तांबा और सोना के सिक्के हम लोग देखते हैं, जो कि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि यह सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो किस तरीके से थी। साम्राज्य सूबा में बटा था, सूबा सरकार में बटा था, सरकार परगना में, परगना से ग्राम में। और इस तरीके से क्या केंद्रीय प्रशासन में क्या जो भी व्यक्ति थे, जो पद जो दिया गया था उसके नाम थे। कौन सी व्यवस्था लाई गई थी, मनसबदारी व्यवस्था, उसके बारे में देखते हैं। सैन्य व्यवस्था क्या थी, भू राजस्व क्या था। कहा जाता था कि अकबर के समय 1/2 से 1/3 यानी आधा से 1/3 तक टैक्स लिया जाता था। लेकिन 1/2 से 1/3 अकबर के समय लिया जाता था। लेकिन वही कहा जाता था कि औरंगजेब के समय यह टैक्स जो है सो 2/3 दिया जाता था। यह टैक्स जो है सो आय का इतना जो है सो जो कर वह औरंगजेब के समय लिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि भूमि का प्रकार देखें, किसान की कौन कौन से किसान थे, कौन कौन सी खेती, मतलब किस प्रकार की भूमि होती थी, किसान को कितने तरीके के किसान जो है सो अपना खेती करते थे, मुद्रा व्यवसाय क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में देखें।
अब इसके आगे हम लोग भी देखेंगे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।